ये कंपैरिजन कर लिया था कि कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल है। 3 चीज़ों में किया ना, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में। तो हमने पाया कि आरएनए क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो ट्रांसमिशन के लिए बढ़िया है, यानी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। और डीएनए क्योंकि स्टेबल है तो स्टोरेज के लिए बढ़िया है, यानी वो इन जानकारी को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। ये कंपैरिजन किया था हमने, ठीक है। तो वॉटसन और क्रिक ने कहा था डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे इसका, कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, एक्सपेरिमेंटली साबित किसने किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो पहले ये बताओ, आरएनए वर्ल्ड वाला टॉपिक हो गया? आरएनए वर्ल्ड बता दिया ना कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन से आरएनए बन गया डीएनए। वो मॉडिफिकेशन थे राइबोस की जगह डीऑक्सी और यूरासिल की जगह थाइमीन। अच्छा, फिर वो जो एपोस्ट्रॉफी कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, वॉटसन और क्रिक के शब्द, स्टेटमेंट है ना, एज इट इज, ये बता दिया था मैंने। इट हैज नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट द पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जो खास जोड़ियाँ क्या है, जैसे ए का टी से, जी का सी से, तो ये अपने आप में बताती है कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। हालांकि डीएनए रेप्लिकेशन पे बात की थी हमने कि जब एक डीएनए से 2 बनते हैं तो आधा डीएनए सेम रहता है, बताया था मैंने। यानी डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी मतलब आधा, कंजर्व मींस रिमेन्स सेम। जो पुराना स्ट्रैंड होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो नया बनता है उसको बोलते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। पूरे डीएनए को बोलते हैं डॉटर डीएनए, और एक पेरेंटल डीएनए से बनते हैं 2 डॉटर डीएनए। याद आया कुछ? अब हमसे आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यानी एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं। मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट देखिए। तो मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोलाई के ऊपर स्टडी की। इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई ही क्यों चुना आप जानते हो अच्छे से, हाँ, क्योंकि वो पैथोजेनिक नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, इकोलाई पूरा नाम तो है एस्चेरिचिया कोलाई। हमारी बॉडी में कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन से पार्ट में? सीकम में होता है। तो इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में जब इन्होंने स्टडी करी तो इन्हें पता लगा कि यार इकोलाई सिर्फ 20 मिनट में, 20 मिनट्स में 1 से 2 हो जाता है। बैक्टीरिया के 1 से 2 होने को बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये तो बैक्टीरिया का एक तरीका है रिप्रोड्यूस करने का। क्या है तरीका? बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन की वजह से एक बैक्टीरिया जो अभी है वो 2 बन जाएंगे ऐसे। तो इसका मतलब 20 मिनट काफ़ी है इस बैक्टीरिया के लिए डीएनए डबल करने के लिए, क्योंकि कोई भी सेल तभी डिवाइड करती है जब उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका हो। बिना तैयारी के कोई डिवाइड करता है क्या? इसका मतलब ये 20 मिनट में जो बाइनरी फिशन हुआ है, इसी 20 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन भी हुआ होगा। जितना डीएनए इसके अंदर होगा वो जस्ट डबल हो चुका होगा। तो 20 मिनट्स आर इनफ। 20 मिनट्स काफ़ी होते हैं डीएनए को डबल करने के लिए। ये बात समझ में आ गई थी किसको? मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल। ये बात समझ में आ गई थी कि 20 मिनट काफ़ी है डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया को कई पीढ़ियों तक, फॉर मैनी जनरेशंस, कई पीढ़ियों तक, फॉर मैनी जनरेशंस, कई पीढ़ियों तक इसको खिलाया, फीडेड ऑन N15। N15 मतलब होता है हैवी नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन? और N15 जो दिया हैवी नाइट्रोजन, वो दिया इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो एक तो गैस है और दूसरी इनर्ट है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, काम ही नहीं आएगी। इसीलिए इस नाइट्रोजन को अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में दिया, NH4Cl। ये सॉल्ट होता है ना, तो अमोनियम क्लोराइड के रूप में कौन सा नाइट्रोजन दिया? N15। पेज नंबर 105 पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में ऊपर, प्लीज नोट करके लिखा होगा कि N15 इज हैवी नॉट रेडियो एक्टिव। मिला? मतलब N15 भारी है, रेडियो एक्टिव नहीं है। जैसे आप पीछे हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, वहाँ फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, सल्फर रेडियो एक्टिव था। यहाँ पर नाइट्रोजन भारी है बस, रेडियो एक्टिव नहीं है।
तो N15 दिया इकोलाई को और कई पीढ़ियों तक दिया, फॉर मेनी जनरेशंस बैक्टीरिया को दिया N15, और वो भी कौन से सॉल्ट के रूप में, अमोनियम क्लोराइड। उससे नतीजा क्या हुआ, देखो जैसा हम खाते हैं वैसा हम बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज हमारा जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, आपका जो शरीर है, वो सब उन्हीं चीज़ों से बना है जो अब तक हमने खाई है। भाई आपके शरीर में जो कैल्शियम है वो कहाँ से आया, आपकी डाइट से आया ना, जो आपने खाया। अगर आप वेजिटेरियन है तो वेज से आया, आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज से आया। मतलब आपके शरीर में जो भी तत्व हैं, आपका जो भी बॉडी मास है, आपका बॉडी वेट, सब कुछ उन तत्वों से, उन एलिमेंट से बना है जो आपने अभी तक लिए हैं। तो अगर हमने वो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव लिए होते तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी रेडियो एक्टिव होते, क्योंकि वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, बॉडी उस एलिमेंट को एब्जॉर्ब करती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने इकोलाई बैक्टीरिया को कई पीढ़ियों तक कौन सा नाइट्रोजन दिया, हैवी नाइट्रोजन। हैवी नाइट्रोजन देने से हुआ ये कि डीएनए में जहाँ जहाँ नाइट्रोजन होता है, आप समझ रहे हो ना, कहाँ कहाँ होता है, नाइट्रोजनस बेस में। कौन से बेस में, तो नाइट्रोजनस बेस में जो नाइट्रोजन नॉर्मल होना चाहिए था हर्षित, वो नॉर्मल की जगह कैसा हो गया, हैवी नाइट्रोजन। कैसा नाइट्रोजन हो गया, और इसका नतीजा ये हो गया कि डीएनए भी हैवी हो गया। तो देखिए ये बन गया हैवी डीएनए। अभी तक जो नॉर्मल डीएनए था वो नॉर्मल वेट था उसका, इसका वेट ज्यादा हो गया है क्योंकि इसमें आइसोटोप कौन सा वाला है, हैवी आइसोटोप है इसमें। तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स पे हम ऐसे लिख देंगे N15। दोनों स्ट्रैंड्स पे N15 लिखने का मतलब है कि दोनों में N15 है, नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप है। अब हैवी और लाइट का पता तब लगता है जब आप डेंसिटी के आधार पे चीज़ों को अलग करते हैं, और चीज़ों को डेंसिटी के आधार पे अलग करने के प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड का नाम है सीजियम क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों, हाँ, सीजियम क्लोराइड को डेंसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। आपने सीजियम का कहीं इस्तेमाल पढ़ा है इससे पहले, फोटोवोल्टिक सेल्स, जितने भी सोलर पावर पैनल्स होते हैं सब में सीजियम लगा होता है ना, रिएक्टिव मेटल है काफ़ी, सोलर पावर पैनल्स ना उसमें होता है। तो सीजियम क्लोराइड भरा है इसके अंदर, और सीजियम क्लोराइड के साथ अच्छी बात यह है कि इसकी डेंसिटी लगभग डीएनए के बराबर होती है, बिल्कुल जितनी डेंसिटी डीएनए की होती है उतनी सीजियम क्लोराइड की होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ना बिल्कुल बढ़िया फ्रेम ऑफ रेफरेंस देगा, एकदम हमें सही वैल्यू बताएगा। कैसे, अगर मान लो सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी डीएनए से कम होती तो डीएनए डालते नीचे जाता, और इसकी डेंसिटी डीएनए से ज़्यादा होती तो डीएनए हमेशा ऊपर रहता। इसकी डेंसिटी एग्जैक्टली डीएनए के बराबर है, तो अगर हम डीएनए में थोड़ी भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो ऊपर नीचे आ जाएगा। समझ में आया, तो इक्वल डेंसिटी है किसके बराबर, डीएनए की, किसकी, सीजियम क्लोराइड। तो हैवी डीएनए जो हमने डाला वो हैवी डीएनए यहाँ पर गया नीचे की तरफ, एकदम बॉटम को भी नहीं टच करा लेकिन नीचे की तरफ चला गया, क्योंकि ये वाला डीएनए है हैवी डीएनए। इसमें दोनों स्ट्रैंड्स में कौन सा नाइट्रोजन है, N15 है, दो स्ट्रैंड है और दोनों में ही N15 है। तो आ रहा है समझ में, इस डीएनए को प्रिपेयर करके इन्होंने स्टार्ट किया। अब जैसे मैंने लिखा ना फॉर मेनी जनरेशंस, तो बेटा मेनी जनरेशन का मतलब सिर्फ 6 से 7 घंटे है, क्योंकि एक जनरेशन कितनी देर की है, एक जनरेशन 20 मिनट की है, तो 6 से 7 घंटे में तो कई पीढ़ियां निकल जाएंगी इनकी, है ना। ऐसे सुनने में बड़ा अजीब लगता है, फॉर मेनी जनरेशन, कई पीढ़ियों तक हैवी नाइट्रोजन दिया, जब पता लगा 6-7 घंटे दिया बस, ठीक है। तो 6-7 घंटे में कई जनरेशंस बन गई, और फाइनली हमें एक ऐसा बैक्टीरिया मिला इकोलाई जिसका डीएनए कैसा है। अब इस हैवी डीएनए वाले बैक्टीरिया के साथ हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में जो डीएनए है बैक्टीरिया के पास वो है हैवी डीएनए। हैवी डीएनए की खास बात, इसके दोनों स्ट्रैंड्स पर हैवी नाइट्रोजन होता है N15, हाँ भाई, और ये हैवी डीएनए टेस्ट ट्यूब में भी एकदम बॉटम पे आएगा, नीचे आएगा एकदम, लिक्विड कौन सा भरना है पता है आपको, सीजियम क्लोराइड। कौन सा डीएनए, हैवी डीएनए, दोनों स्ट्रैंड्स में क्या है, N15। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो हमने टाइम माना 0 मिनट। 0 इसलिए क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ एक्सपेरिमेंट, और कैसे डीएनए के साथ स्टार्ट किया है, हैवी डीएनए। तो अगले 20 मिनटों के लिए, 20 मिनट्स के लिए, अगले 20 मिनटों के लिए
इस बैक्टीरिया को नॉर्मल नाइट्रोजन दिया। नॉर्मल नाइट्रोजन मतलब N14। नॉर्मल वाला कौन सा? N14 है। क्या नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो किस रूप में दिया? अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट के रूप में दिया। और कितनी देर के लिए दिया बच्चों? 20 मिनट के लिए दिया। अब आपको पता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड अलग होके किसका काम करता है? टेम्पलेट का। जैसे ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये टेम्पलेट हो गया, और ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये टेम्पलेट। कितने टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गए? 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गए। और टेम्पलेट स्ट्रैंड, भाई टेम्पलेट का मतलब क्या सिखाया था? जानकारी, इंफॉर्मेशन। दोबारा से बता देता हूँ। अर्जेंटली मान लो कोई फ़ोन कॉल आ गया आपको, आप खाना खा रहे हो, दोनों हाथ खाने में सने, मुंह में खाना ठूसा हुआ है, यू कैन नॉट पिक अप द फोन। तो स्क्रीन पे गलती से हाथ लगने की वजह से, मतलब ऐसे गलत हाथ लगने की वजह से एक मैसेज अपने आप सामने वाले के पास चला जाता है कि कांट टॉक राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। तो पहले से प्री लोडेड मैसेज होते हैं ना फ़ोन में, उनको बोलते हैं टैम्पलेट्स। क्या बोलते हैं? टैम्पलेट का मतलब वैसे हिंदी में सांचा भी होता है, मोल्ड या सांचा। इसका एक मतलब है जानकारी, इंफॉर्मेशन। तो वो स्ट्रैंड जो देगा जानकारी, उस स्ट्रैंड को क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड की ये जानकारी काम आएगी एंजाइम के। कौन सी एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब वो इसको देख देख के नया स्ट्रैंड बना देगी। देखो, देख देख के नया स्ट्रैंड बना देगी। तो नया स्ट्रैंड बनाएगी किससे? सोचो जरा। उस नाइट्रोजन से जो आपने दिया है, N14 दिया है। देख रहे हो कौन सा दिया है? तो नया नाइट्रोजन जो आपने दिया है वो N14 दिया है। तो इससे जो डीएनए अब ये बन गया, इस डीएनए को आप कहेंगे हाइब्रिड डीएनए। कौन सा डीएनए? यस। अभी जो था वो कैसा था? हैवी। अब ये मिक्स डेंसिटी वाला हो गया है, ना ये बहुत ज़्यादा भारी है ना बहुत ज़्यादा हल्का है। ऐसे डीएनए को आप क्या कहेंगे? हाइब्रिड डीएनए। और ये इस टेस्ट ट्यूब में कहाँ आएगा भाई? इस टेस्ट ट्यूब में कहीं बीच में आएगा, है ना, इधर। क्योंकि ना ये उतना भारी है और ना ही बहुत हल्का है। तो देखिए, 2 मैं कलर इसके लिए यूज कर रहा हूं। इसका नाम है हाइब्रिड डीएनए। इसका एक स्ट्रैंड है N15 और दूसरा N14। समझ में आया ना हाइब्रिड क्यों बना? टेस्ट ट्यूब में लिक्विड वही है, कौन सा? सीजियम क्लोराइड। अब अगले 20 मिनट और, अगले 20 मिनट के लिए अब आप सोचोगे सर बोल तो आप 20 मिनट रहे हो, एनसीईआरटी में 40 लिखा है। एक्चुअली ये जो 20 मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये 20 इसके हैं, लेकिन टाइम तो यहाँ से काउंट हो रहा है ना। तो 20 मिनट में यहाँ पहुंचे। जैसे आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन करते हो तो उसमें आप टाइम शुरू से गिनते हो ना, t बराबर 0, t बराबर इतना। तो आप 20 मिनट तो आगे आ गए। अब 20 मिनट से 20 मिनट और आगे आने, यानी कितने मिनट आगे आने? हाँ, एक्चुअली ये एरो 20 मिनट का ही है, लेकिन लिखा 40 जाएगा क्योंकि रेस्पेक्ट 0 के है, 0 के रेस्पेक्ट में दे रहे ना। तो सॉल्ट वही रहेगा भाई, खाने में नमक वही देना है। कौन सा नमक देना है? अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, नॉर्मल नमक देना है, अमोनियम क्लोराइड। नाम बोलो, क्या देना है? नॉर्मल नाइट्रोजन, हल्का नाइट्रोजन। ठीक है, शुरू में दिया था हैवी, तो डीएनए बन गया था हैवी, उसके लिए कई पीढ़ियों तक हैवी नाइट्रोजन दिया। लेकिन अब हाल क्या है? अब नॉर्मल नाइट्रोजन दे रहे हैं, N14 दे रहे हैं। अब आप देखो पेरेंटल डीएनए है कितने? पेरेंटल डीएनए है कितने भाई? 2 ही तो है। पेरेंटल डीएनए 2 है, तो इनके स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अलग होके किसका काम करेंगे? टेम्पलेट का। तो देखो ये टेम्पलेट मैं इधर ले आता हूँ, थोड़ा ये रहता है कि हैवी वाले साथ रख लेते हैं और लाइट वाले इधर। ठीक है, तो 2 डीएनए से कितने टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गए? अब इन 4 के सामने नए स्ट्रैंड बनेंगे। कौन बनाएगी? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अपने मन से तो नहीं बनाएगी ना, जो जानकारी इस पे होगी उसके हिसाब से बनाएगी। कौन सा रूल फॉलो करते हुए? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। ए के आगे टी लगाएगी, जी के आगे सी। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल यूज होगा इसमें वो कौन सा है? N14। इसका मतलब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो हल्का बनेगा। देख रहे हो, नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो कैसा बनेगा? लाइट वेट का बनेगा। देखो इस तरीके से। तो अब हाँ, 2 हाइब्रिड हो गए और 2 लाइट हो गए पूरी तरीके से। देखो इनके तो दोनों स्ट्रैंड लाइट हो गए। इसका मतलब अब टेस्ट ट्यूब में 1 नहीं 2 लेयर बनेंगी।
अभी तक टेस्ट ट्यूब में कितनी लेयर बन रही थी? एक ही लेयर बन रही थी। अब टेस्ट ट्यूब में 2 लेयर बनेंगी। देखो कैसे पता लगेगा। ये वही लिक्विड कौन सा? सीजियम क्लोराइड। इसमें एक लेयर बनेगी ऊपर, ये कौन सा डीएनए होगा? लाइट। ठीक है, और एक लेयर वही ये वाला, हाइब्रिड डीएनए जो बीच में आता है। हाइब्रिड डीएनए अपनी जगह पे है। नई चीज जो इसमें आ गई है वो है लाइट, हल्का डीएनए। तो लाइट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे बच्चों? N14। दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे? N14। आ रहा है समझ में? तो एक हैवी डीएनए से 2 हाइब्रिड बने। अब 2 हाइब्रिड से 4 डीएनए बन गए, लेकिन ये बने हुए 4 डीएनए ध्यान से देखो, इन 4 में से 2 तो लाइट है और 2 हाइब्रिड है। 2 है हाइब्रिड और 2 है लाइट। क्या ये बात समझ में आती है? इतना एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको? एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करने से पहले उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी, अपना समय दिया, वो किसको दिया? इकोलाई। पहले उसको स्टडी किया इकोलाई को, यार कैसा है बैक्टीरिया, ध्यान से देखा उसको, तो पाया कि 20 मिनट में बाइनरी फिशन करता है। फिर उन्होंने उस बैक्टीरिया को खिलाया पिलाया। क्या खिलाया? हैवी नाइट्रोजन। ध्यान रखिए, N15 सिर्फ भारी है, रेडियो एक्टिव नहीं है। N15 इज हैवी, ये ध्यान देने वाली बात है, NCERT कह रही है N15 इज हैवी बट नॉट रेडियो एक्टिव। भारी है लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं है। आया समझ में? N15 क्या है? भारी है बट रेडियो एक्टिव नहीं है, बट नॉट। तो इसका मतलब भारी को हल्के से अलग करना पड़ेगा, और भारी को हल्के से अलग करने का तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, डेंसिटी के आधार पे। तो भारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं हल्की, उसके लिए हमें डेंसिटी ग्रेडियंट चाहिए था। वो क्या था? सीजियम क्लोराइड। और सीजियम क्लोराइड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, सीजियम क्लोराइड हैज डेंसिटी सेम एज डीएनए। इसकी डेंसिटी सेम एज किसके जैसी होती है? जिसकी वजह से डेंसिटी नापना आसान हो जाता है, सीजियम क्लोराइड की वजह से। फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, तो वही देखो, हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया जिसका डीएनए पूरी तरह हैवी है, बट अब हम उसे हैवी नाइट्रोजन नहीं देंगे, सिर्फ कैसा देंगे? नॉर्मल नाइट्रोजन। तो नॉर्मल नाइट्रोजन क्या प्योर फॉर्म में देंगे? सॉल्ट की फॉर्म में देंगे। और सॉल्ट क्या है? अमोनिया। कितनी देर के लिए देंगे? एक डीएनए से 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेंगे, टेम्पलेट के आगे नया स्ट्रैंड बनेगा, और वो नया स्ट्रैंड रॉ मटेरियल से बनेगा, और रॉ मटेरियल क्या है? नॉर्मल नाइट्रोजन। तो देखो, हैवी स्ट्रैंड, नॉर्मल स्ट्रैंड, हैवी स्ट्रैंड, नॉर्मल, हैवी नॉर्मल साथ में होते हैं तो क्या होता है? ये ना तो ज़्यादा नीचे जाएगा ना ज़्यादा ऊपर आएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी बीच में है। फिर 20 मिनट और दोगे, लेकिन टाइम तो वहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, तो 20 क्या हो गया? 40। ये लिखा 40 है बट है ये 20 ही। समझ रहे हो क्यों? मतलब यहाँ से आने में 20 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 20 मिनट तो यहाँ से काउंट हो गए ना पीछे से, तो 20 के आगे 20 गिनोगे तो 40 लिखेंगे। तो ये एक जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है। यहाँ भी आप बैक्टीरिया को खाने में क्या दे रहे हो? नॉर्मल नाइट्रोजन। तो 2 डीएनए से 4 स्ट्रैंड, चारों काम करेंगे टेम्पलेट का। टेम्पलेट याद रखना, जानकारी देने वाले को कहते हैं, जो जानकारी देता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। तो चारों के चारों क्या है? टेम्पलेट। और इन टेम्पलेट्स के आगे अब नए स्ट्रैंड बनेंगे। कितने टेम्पलेट स्ट्रैंड है? 4। और नया स्ट्रैंड कैसा बनेगा? नॉर्मल। टेम्पलेट भी नॉर्मल, स्ट्रैंड भी नॉर्मल, टेम्पलेट भी नॉर्मल, स्ट्रैंड भी नॉर्मल, मतलब उसके आगे बनने वाला स्ट्रैंड। तो भाई पूरा डीएनए लाइट हो गया। लेकिन टेम्पलेट हैवी, स्ट्रैंड जो नया बना है नॉर्मल, तो डीएनए कैसा हो गया? तो 2 लाइट 2 हाइब्रिड। आ रहा है समझ में? यहाँ पे 2 लाइट 2 हाइब्रिड ये साबित करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। पेज नंबर 106 के फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन लिखा है, क्या होगा अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को 80 मिनट तक जारी रखेंगे? तो करके देखते हैं भाई, इस एक्सपेरिमेंट को 80 मिनट तक जारी रखते हैं। बस मैं यहाँ पे N15 नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। देखो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था इससे, ये क्या है? ध्यान से देखो, ये एक हैवी डीएनए, ये हैवी डीएनए, ध्यान से देख रहे हैं आप, ये एक हैवी डीएनए। और कितनी देर में एक जनरेशन आती है? 20 मिनट्स में, है ना, 20 मिनट्स में आती है। और आपने नाइट्रोजन कौन सा देना है? N14 देना है। और किस रूप में देना है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के रूप में देना है। ठीक है, तो अब ये जो आपको दिख रहा है, ये टेम्पलेट हो जाएंगे अलग होके, ये भी टेम्पलेट हो गया। देखिए, अब टेम्पलेट के आगे क्या बनता है भाई? बोलो, टेम्पलेट के आगे नया स्ट्रैंड बनता है,
ये देखिए टेम्पलेट के आगे नया स्ट्रैंड बन गया, लेकिन नया स्ट्रैंड किसका बना? नॉर्मल नाइट्रोजन का। मैं पिछले वाले एक्सपेरिमेंट को दोबारा बना रहा हूँ ताकि मैं 80 तक ले जा सकूँ। अभी तो 40 तक ले गया, बोर्ड पे जगह नहीं थी, कहाँ जाते 80, अब जाएंगे 80 पे। इससे आपको रेशियो भी मिल जाएगा। तो कितने डीएनए हो गए? 2, और दोनों कैसे हैं? हाइब्रिड। अब 20 मिनट और दो, यहाँ पे 20 मिनट और देने का मतलब है 40। एरो के ऊपर तो 40 ही लिखा जाएगा। सॉल्ट वही रहेगा क्या? अमोनियम क्लोराइड नॉर्मल। अच्छा अब ये देखो, ये सारे के सारे अलग होकर किसका काम करेंगे? हाँ ये अलग हो जाएंगे, ये काम करेंगे टेम्पलेट का। देख लो मैं एक एक स्ट्रैंड को उठा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो टेम्पलेट है इनके आगे नया स्ट्रैंड बनेगा। नया स्ट्रैंड उसी का तो बनेगा जो रॉ मटेरियल देंगे, और रॉ मटेरियल क्या दे रहे हो? नॉर्मल नाइट्रोजन। तो देखो 2 डीएनए कैसे बन गए, और 2 बन गए लाइट, 2 हाइब्रिड बन गए, 2 बन गए लाइट। फिर आप 20 मिनट और चलो, 60 पे आ गए, 60 मिनट। तो 60 मिनट सॉल्ट वही देना है, कौन सा? अमोनियम क्लोराइड। और नाइट्रोजन कौन सा देना है? नॉर्मल वाला। अब ये जो है डीएनए कितने पहले बताओ? 4 डीएनए। तो अलग अलग होके स्ट्रैंड कितने हो जाएंगे? 8 स्ट्रैंड हो जाएंगे। देखो एक दूसरे से अलग अलग, सब टेम्पलेट का काम कर रहे हैं। अलग होने पर किसका काम करते हैं? टेम्पलेट का। अब इनके आगे नए स्ट्रैंड बनेंगे। नया स्ट्रैंड तो उसी से बनेगा ना जो रॉ मटेरियल दिया है। कौन सा नाइट्रोजन? N14। ये रहा, देखो नॉर्मल नाइट्रोजन। तो बताओ कितने डीएनए नॉर्मल बनेंगे, गिनो। 6 नॉर्मल बने और 2 हाइब्रिड बने। आया समझ में? अब 20 मिनट और आगे चलो, है ना। अब 80 पे आ गए, 80 मिनट्स। सॉल्ट वही देना है, अमोनियम क्लोराइड, लेकिन नाइट्रोजन कौन सा? लाइट, हल्का वाला। अब ये डीएनए कितने हैं? 8। तो बताओ स्ट्रैंड कितने बनेंगे? 16 स्ट्रैंड बनेंगे ना। अब जब 16 स्ट्रैंड बनेंगे तो सारे स्ट्रैंड एक दूसरे के, मतलब सबके सब किसका काम करेंगे? देखो सब टेम्पलेट का काम कर रहे हैं, अलग अलग हो गए। कितने स्ट्रैंड हो गए? अब इन 16 स्ट्रैंड में, जोर से बोलो यार आवाज नहीं आ रही, कितने? 16 स्ट्रैंड हो गए। अब 16 में से बताओ 16 के 16 किसका काम करेंगे? टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट गाइड करता है एंजाइम को, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, की वो उसे देखे और नया स्ट्रैंड बनाए। अब नया स्ट्रैंड तो उसी रॉ मटेरियल से बनेगा ना जो दे रहे हो, N14। तो ये आ गया नया स्ट्रैंड। समझ में आ रहा है कुछ? तो 2 बन गए हाइब्रिड और बाकी सारे, 2 तो हाइब्रिड बन गए और बाकी सारे कैसे हैं? लाइट। तो तुम बता सकते हो बाकी सारे मतलब कितने? हाँ 14 बनेंगे लाइट, हाइब्रिड। आया समझ में? ये देखो यहाँ पर पहले क्या था? 2 हाइब्रिड थे और 2 लाइट थे। फिर क्या हुआ? फिर हुए 6 लाइट और 2 हाइब्रिड। फिर क्या हुआ? 14 लाइट और 2। को समझ में आ रहा है? इससे साबित हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। अब इसे मैं एक टेबल पे दिखा सकता हूँ रेशियो बना के, देखो कैसे। और ये पूछा जाता है ना रेशियो टेबल। इधर हम टाइम लेते हैं, इधर डीएनए के 3 टाइप्स। सबसे पहला हैवी, फिर दूसरा डीएनए है हाइब्रिड, और तीसरा कौन सा है? लाइट। ये 3 कॉलम देखो। हैवी डीएनए, फिर हैवी से क्या बनता है? सीक्वेंस में हाइब्रिड बनता है ना, और फिर फाइनली क्या बना था? तो सीक्वेंस में ही लिखेंगे। ये समझ गए ना? N14 N15 या लिखूं? लिख देता हूं, तुम भूल जाते हो यार। देखो इसमें दोनों N15 है, इसमें क्या है? एक N15 है और एक
इसमें दोनों N14 है, ठीक है। तो टाइम से स्टार्ट करते हैं भाई। पहले 0 मिनट पे देखते हैं, 0 मिनट पे, फिर 20 मिनट पे, फिर 40 पे, फिर 60 पे, फिर 80 पे, और तुम तो अब 100 भी बता दोगे ना। देखो पहले 0 मिनट पे देखते हैं। 0 मिनट पे हैवी कितना था? एक ही था। और ये क्या थे? 0। ये तो बने भी नहीं थे। कहाँ बने थे? 0 मिनट पे यही हाल था ना, या दिखाऊं? देख लो यार, तुम ना भूल जाते हो। 0 मिनट पे एक ही तो है हैवी। क्या कह रहे हो, बेइज्जती कर दी? अच्छा, 0 मिनट के बाद फिर 20 मिनट पे बताओ हैवी 0, हाइब्रिड कितने? 2, लाइट कितना? समझ में आ रहा है? ओके, फिर बताओ 40 मिनट्स पे बताओ हैवी कितना? 0। हैवी तो बचेगा नहीं। अब आपने हैवी खिलाना ही बंद कर दिया, कहाँ से आएगा हैवी डीएनए? हाइब्रिड ही होगा। हाइब्रिड कितने? लाइट कितने? आया समझ में? एनसीईआरटी में यहीं तक तो दिया हुआ है। इससे आगे का हमसे पूछ लिया उसने, है ना, कि आप बता सकते हो, तो हमने बता दिया भाई 60 मिनट्स पे कितना होगा? हैवी कितना? 0। हाइब्रिड कितना? ये 2 ही रहने वाला है। हाइब्रिड 2 ही रहने वाला है। भूल गए यार तुम लोग। देखो आयोडीन की कमी है डाइट में। देखो 2 2 2, ये 2 रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। लाइट कितने? आया समझ में? अच्छा, फिर 80 मिनट पे ये कितना? 0, ये और ये। आया समझ में? आपको क्वेश्चन मिला वैसे 106 पेज पे ये, कि क्या होगा रेशियो हाइब्रिड का लाइट से? लाइट टू हाइब्रिड है, हाइब्रिड एंड लाइट है? लाइट एंड हाइब्रिड लिखा है, तो पहले लाइट लिखा है ना, यानी रेशियो हुआ 7:1। क्या हुआ? 7:1 क्यों हुआ? क्योंकि 14 क्या है? देखो कायदे से होना चाहिए 14:2। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा? 7, तो आंसर हो गया 7:1। तो ये इसका एकदम सही जवाब है। 7:1 इज द राइट आंसर। ओके, 80 मिनट के बाद अगर 100 मिनट पे आ गए फिर ऐसी की तैसी, जल्दी बताओ। 0। अच्छा ये बताओ 14 और 2 कितने होते हैं? 16। मतलब हमारे पास डीएनए कितने स्ट्रैंड कितने बनेंगे? 32। 32 में से 2 चीज तो हाइब्रिड ही होंगे, ये तो फिक्स है 2 हाइब्रिड होंगे, तो 30 क्या होंगे? लाइट। तो 1:15, 1:15। समझ में आ रहा है कुछ आपको? तो ये टेबल क्लियर है, वो एक्सपेरिमेंट क्लियर है। उस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी जब एक डीएनए से 2 बनते हैं तो बनने वाले नए डीएनए का एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहता है और दूसरा नया बनता है, क्योंकि आधा सेम रहता है। बेटा जो चीज सेम रहती है उसे कंजर्व बोलते हैं, और क्योंकि बनने वाला डीएनए आधा सेम रहता है तो उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव। बोला किसने था? वॉटसन और क्रिक ने। उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन प्रूफ किसने किया? मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट से। जो उन्होंने किसके ऊपर किया? इकोलाई। इसके लिए उन्होंने इकोलाई को सबसे पहले कई जनरेशंस तक क्या दिया? सिर्फ हैवी नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन? हैवी नाइट्रोजन। क्या ये रेडियो एक्टिव है? नहीं, ये सिर्फ भारी है। और भारी से हल्के को अगर अलग करना है तो डेंसिटी के बेसिस पे करेंगे। तो हैवी डीएनए आ जाएगा एकदम बॉटम पे और लाइट वाला ऊपर, और हाइब्रिड वाला बीच में। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले उन्होंने क्या प्रिपेयर किया? हैवी डीएनए प्रिपेयर किया। हैवी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में क्या होता है? N15 होता है। फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और 20 मिनट के लिए क्या दिया? नॉर्मल नाइट्रोजन दिया। तो इससे 2 क्या बन गए? हाइब्रिड। 2 हाइब्रिड बन गए। फिर उन्होंने अगले 20 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम तो वहाँ से काउंट हो रहा है तो 40 लिखना पड़ेगा, अगले 20 मिनट के लिए फिर से नॉर्मल नाइट्रोजन दिया। तो 2 डीएनए से कितने बन गए? 4 स्ट्रैंड। 4 के आगे 4 नए स्ट्रैंड, तो डीएनए हो गए 4। लेकिन 2 बनेंगे लाइट और 2। इससे क्या साबित होता है? डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? कैस्ट्रॉल। दिमाग खराब हो गया? जो किताब में दिया वही याद करो। नहीं है कोई दूसरा, नहीं है यहाँ। एक याद नहीं हो रहा है ना, दूसरा भी चाहिए। होगा तो बता दूंगा बिल्कुल।
देखो मैं नहीं चाहता आपको कि इतना भी एक्स्ट्रा बता के आपका सिलेबस खराब हो, टाइम खराब हो। मैं उतना ही बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट जितना एनसीईआरटी में है, बिकॉज मुझे पता है टाइम की क्या वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे अपनी नॉलेज साबित करने पे आ गया तो फिर सिलेबस के चक्कर, सिलेबस ही नहीं हो पाएगा आपका। आप एक ही चैप्टर पूरे साल पढ़ते रह जाओगे, कि मैं तो इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर दे सकता हूँ, बट करा उतना रहो जितना फिलहाल बुक में है, बिकॉज मुझे पता है टाइम की क्या वैल्यू है। पेपर में जितना आएगा उतना तो पढ़ ही लो एटलीस्ट, उससे तो खैर अच्छा ही पढ़ रहे हैं, ऊपर ही पढ़ रहे हैं, बट मैं नहीं चाहता कि बुक से बाहर जाए। जनरली आपने देखा होगा बायोलॉजी के टीचर्स मोस्टली अपनी नॉलेज प्रूव करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा की बातें बताते हैं, उस चक्कर में बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है। मैंने क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स दिए, 360 आउट ऑफ 360 इस एरिया में अनमैचेबल अनबीटेबल रिजल्ट है, किसी ने नहीं दिया इतना। ठीक है, जो कंपैरिजन करते हैं कि क्या मार्क्स आते हैं, ये टुच्चू मुच्चू नंबर दिखाते हैं फालतू में, कुछ नहीं है। मैंने नीट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दी अपने एरिया में, और वो ऐसे ही नहीं दिए। टाइम पे पढ़ाया है, सही पढ़ाया है, और जो पढ़ाया वही आया है। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का, और आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। तो आप बिल्कुल उतना कीजिए जितना मैं करा रहा हूँ, भरोसा रख के, ना आगे जाइए ना पीछे आइए, साथ में रहिए। तो होता क्या है, अभी तक आपने देखा मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव साबित हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक और साइंटिस्ट ने किया, उनका नाम था टेलर। 106 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है ना, सिमिलर एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय टेलर एंड इट्स कलीग्स ऑन विक्सिया फैबा बीन्स। मिला? फैबा बीन्स के ऊपर उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया, जैसे इन्होंने यूज किया था हैवी नाइट्रोजन का, उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का, और वो भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये एक नहीं दो साइंटिस्ट ने साबित किया है। एक तो इन्होंने किया है मैथ्यू मैसेल्सन फ्रैंकलिन स्टॉल ने, और दूसरे टेलर ने किया है। क्या बात समझ में आती? टेलर नाम है उसका, दर्जी नहीं है वो। ठीक है, तो टेलर एंड इट्स कलीग्स। विक्सिया फैबा, हाँ ये सेम फली जो खाते हैं ना हम लोग, वही है विक्सिया फैबा बीन्स। फैबा बीन्स के नाम पर ही तो फैमिली का नाम फैबीएसी पड़ा है। 11 में नहीं थी फैमिली फैबीएसी, वो फैबा बीन्स के नाम पे ही है। कलीग मतलब साथ में काम करने वाला। ओके, द मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो जहाँ से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं ओराई। ये क्या होता है? ओराई। पेज नंबर 199 पे आओ, 199, बिल्कुल शुरुआत में लिखा हुआ है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना? देखो उसमें लिखा होगा इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। वो जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई। अब तुमको पता है कि ये जो ओराई है भाई, ये भी दो तरीके से है, मतलब यू कैरियोट में अलग और प्रो कैरियोट में अलग है। पहले क्या पढ़ते हैं, प्रो कैरियोट की यू कैरियोट? क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल होते हैं, बायोलॉजी का रूल है, पहले वो पढ़ो जो आसान है, सिंपल है ना। तो प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट। ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स कौन है? यू कैरियोट, ये कॉम्प्लेक्स है। तो प्रो कैरियोट में क्या होता है? ओराई सिंगल होता है, एक होता है, सिर्फ एक ओराई होता है, सिंगल ओराई। जबकि यू कैरियोट में ओराई एक से ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन ओराई। ठीक है, याद रहेगा, एक ओराई होता है प्रो कैरियोट में और एक से ज़्यादा ओराई होते हैं यू कैरियोट। प्रो कैरियोट का डीएनए तुम्हें याद है कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए। तो इस सर्कुलर डीएनए में कोई एक जगह ऐसी होगी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन किसी एक जगह से स्टार्ट होगा। मान लीजिए वो पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और फिर रेप्लिकेशन यहाँ से दोनों तरफ बढ़ेगा, देखो इधर को भी होगा और इधर को भी होगा, दोनों डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। और जो हमारा डीएनए कैसा होता है? लीनियर डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए। तो लीनियर डीएनए में एक से ज़्यादा लोकेशन है, मोर देन वन लोकेशन है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ से भी हो सकता है, अलग अलग जगह से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा लोकेशन जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे कहते हैं ओराई। तो हमारे यानी यूकैरियोट में ओराई क्या होते हैं? एक से ज़्यादा होते हैं, और प्रोकैरियोट में एक ही ओराई होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि रेप्लिकेशन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन, यहाँ भी बाय डायरेक्शन होता है, दोनों तरफ ऐसी है, इधर भी दोनों तरफ होगा रेप्लिकेशन, अगर स्टार्ट होगा इधर को भी होगा, ऐसे इधर भी होगा, इधर को भी होगा, इधर को भी होगा। यार ये रेप्लिकेशन कहीं भी हो रहा हो ये बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? तो पहले समझते हैं रेप्लिकेशन आखिर है क्या। रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है डीएनए को डबल करने का। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए से नए डीएनए बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। देखिए कैसे काम करता है रेप्लिकेशन। अब जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, अब इस डीएनए को हमने खोल दिया, तो जब इसको खोलेंगे तो ये अनवाइंड कर दिया, इसको खोल दिया इस तरीके से, तो बेटा अभी तक तो ये साथ साथ थे, इसका मतलब बेस पेयर था, जैसे यहाँ पे ए था, यहाँ टी था, यहाँ जी था, सी था, तो सामने भी ऐसी कुछ होगा, टी ए सी जी। अब रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी लगेगा और इसके सामने नया बेस पेयर लगा दिया जाएगा, जैसे इसके आगे टी लगा देंगे, इसके आगे ए लगा देंगे, ऐसे यहाँ भी लगा देंगे ए टी। समझ में आया? तो ये जो ग्रीन वाला दोनों तरफ बन रहा है ये न्यू स्ट्रैंड है, नया स्ट्रैंड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बनने जा रहा है ये वाला पार्ट, ये बन रहा है नया डीएनए और ये है पुराना डीएनए। तो पुराने डीएनए को बोलते हैं पेरेंटल डीएनए। कौन सा डीएनए? पेरेंटल डीएनए। और नए बनने वाले डीएनए को बोलते हैं, हाँ, डॉटर डीएनए। अरे यार ये है डॉटर डीएनए। और इस डॉटर डीएनए में अगर आप ध्यान से देखोगे, रिवाइज करा रहा हूँ पुराना, ये है पेरेंटल स्ट्रैंड जो कि किसका काम करता है? जानकारी देने का। तो जानकारी देगा तो क्या बोलेंगे? यस, पेरेंटल स्ट्रैंड को ही क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये ग्रीन वाला जो नया बन रहा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए को खोलते हुए ऊपर की तरफ रास्ता जो एंजाइम बनाती है यहाँ पे होती है, इसका नाम होता है हेलिकेज। ये ऐसे खोलते हुए जाती है डीएनए, तो वो एंजाइम जो डीएनए को ओपन करती है उसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज क्या तोड़ेगी? जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना यहाँ पे ऐसे, उनको तोड़ेगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तभी तो डीएनए खोलेगा। तो डीएनए को ओपन करती है हेलिकेज, ठीक है। ये क्या करती है? ब्रेक करती है, ब्रेक्स दी हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना 2 एटीपी लगते हैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए, फॉर ब्रेकिंग 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। खर्चा यहाँ भी हो रहा है, कोई भी काम फ्री में थोड़ी होता है। हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होने में 1 घंटे से भी कम वक्त लगता है। अभी देखो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर 1 हाइड्रोजन। भाई क्या हो रहा है ये? ब्रेकिंग H। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में कितना खर्चा आता है बच्चों? 2 एटीपी का खर्चा आता है। क्या बात समझ में आती है? और ये जो आप ये डायग्राम देख रहे हो ना, ऐसा ये पूरा डायग्राम, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो नज़ारा आप देख रहे हो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये डायग्राम जो आप ये देख रहे हो पूरा, ये कंप्लीट पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये कंप्लीट पिक्चर है रेप्लिकेशन फॉर्क का। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं, मैं खुद जब 12th में था मैं भी सोचता था कि रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है बेटा, रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, वो बीच में कहीं से स्टार्ट होगा। और बीच में उस जगह को बोलेंगे हम लोग ओराई। क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये ओराई हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ, बीच से कहीं से हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक डीएनए बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो इधर से ही कर लेते हैं, छोड़ो। अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे ओराई है, इस जगह पे ये रहा। ओराई कुछ होता नहीं, सीक्वेंस होता है। यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस होगा जो एंजाइम को बुलाएगा, अंदर से तो खाली होता है, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जैसे यहाँ पे एंजाइम पहुँचेगी डीएनए पे, यहाँ पे बबल बन जाएगा ऐसे, मतलब ये एरिया ओपन होकर ऐसे बड़ा सा हो जाएगा।
तो ये जो बड़ा सा बबल जैसा बन जाएगा इसको बोलते हैं आई ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? आंख जैसा बन गया ना ये, तो आंख जैसा दिख रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं आई ऑफ रेप्लिकेशन। और ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है क्योंकि एंजाइम बॉन्ड दोनों तरफ तोड़ रही है, इधर भी बॉन्ड तोड़ रही है हेलिकेज, इधर भी बॉन्ड तोड़ रही है। ये जो रेड कलर की मैं एंजाइम बना रहा हूँ कौन सी एंजाइम है ये? इसका नाम है हेलिकेज, पूरा नाम है इसका डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज ये एंजाइम है। तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम बॉन्ड तोड़ रही है, इधर की तरफ भी बढ़ रही है और इधर की तरफ भी बढ़ रही है। और ये जो आपको आंख जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं आई ऑफ रेप्लिकेशन। आ रहा है समझ में? तो डीएनए खुलता जा रहा है और ये आई ऑफ रेप्लिकेशन बन गया। अब ज़्यादा ऐसे खींचेंगे रस्सी को, बीच में से रस्सी जैसा ही है, तो ये ज़्यादा घूम सकता है। और ज़्यादा घूम गया तो बेटा सुपर कॉइलिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सुपर कॉइलिंग। आप खुद सोचो कि आप एक रस्सी को बीच में से ऐसे खोल रहे हो तो फिर खोलना मुश्किल हो जाएगा उसको। मतलब थोड़ी देर में क्या होगा, इतनी टेंशन हो जाएगी यहाँ पे आप नहीं खींच सकते हो। क्यों? क्योंकि बाद का हिस्सा सुपर कॉइल हो जाएगा। तो इस सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए एक एंजाइम होती है जो इस सुपर कॉइलिंग को रोकती है। इस एंजाइम का नाम होता है टोपोआइसोमरेज। क्या नाम होता है? तो टोपोआइसोमरेज नाम की एंजाइम टेंशन को कम करती है, प्रिवेंट करती है। क्या होने से रोकती है? माइनस का मतलब है इनहिबिट करती है। तो टोपोआइसोमरेज रोकती है भाई। क्या चीज रोकती है? सुपर कॉइलिंग। तो डीएनए की सुपर कॉइलिंग नहीं होती। एक मिनट। तो डीएनए की सुपर कॉइलिंग होने से कौन बचाता है? देखो यहाँ पे भी तो हो सकती है सुपर कॉइलिंग, लेकिन उसे रोकेगा, ये रोकेगा। कौन सा एंजाइम? टोपोआइसोमरेज। इनहिबिट करना समझ में आ रहा है ना? रोकेगा, दोनों साइड से रोकेगा। हेलिकेज क्या करेगा? डीएनए के बॉन्ड्स तोड़ेगा। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं आई ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए के स्ट्रैंड को अलग किया है, बट है तो कॉम्प्लीमेंट्री ना। जैसे मान लो यहाँ पे ए है तो इसके सामने टी होगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा। तो ये एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे ना, ये एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे, लेकिन हमें इन्हें जुड़ने नहीं देना। तो इसके लिए प्रोटीन होते हैं जो इन्हें अलग ही रखते हैं। मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे मान लो यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा, यहाँ टी है तो यहाँ ए होगा, क्योंकि अभी तक उससे पहले तो साथ साथ थे। अलग किया है किसने? डीएनए हेलिकेज ने। कौन से बॉन्ड तोड़ के? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये ज़्यादा देर तक हम इनको अलग नहीं रख पाएंगे। तो इनको अलग अलग करने के लिए एक प्रोटीन होता है जो कि 4 के ग्रुप में होता है। कितने के ग्रुप में होता है? 4। 1 2 3 4 ऐसे ही। 1 2 3 4 ऐसे ही। 1 2 3 4 बोलो, याद होगा। 1 2 3 4 4 4 के ग्रुप में होता है। अब कोई चीज़ 4 के ग्रुप में होती है तो उसे टेट्रामर कहते हैं। 2 होते हैं तो डाइमर, 1 होता है तो मोनोमर, 3 होते हैं तो ट्राइमर, 4 हो तो टेट्रामर, बहुत सारे हो तो पॉलीमर। तो मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो ये टेट्रामर के रूप में होता है, यानी 4 4 के ग्रुप में होता है। तो इस 4 4 के ग्रुप में जो प्रोटीन होता है इसे बोलते हैं SSBP। क्या कहते हैं? SSBP का मतलब होता है बच्चों सिंगल स्ट्रैंड, हाँ ऐसी की तैसी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग। टैलेंट बहुत है तुम्हारे अंदर, पता नहीं, लेकिन हाँ अभी पैदा अंदर से निकलेगा अभी है। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं इन्हें। और क्या बोलते हैं? इन्हें और बोलते हैं HD प्रोटीन्स। HD प्रोटीन्स। HD का मतलब होता है हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग। हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स। हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स। क्योंकि देखो स्टेबल होने का मतलब होता है हेलिक्स ऐसा होना। ये स्टेबल है, ऊपर देख रहे हो, ये स्टेबल है। ये अनस्टेबल हो गया भाई, आपने खोल दिया उसको। और किसी को स्टेबलाइज करने का उल्टा करना है तो डीस्टेबलाइज। अभी जैसे ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, तो पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए, इसलिए स्किन वगैरह पे है ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा के खींच देते हैं उसको, ताकि बीच का पार्ट एक्सपोज हो जाए और वहाँ पे काम कर सके। पता लगा ऑपरेशन करते करते स्किन वापस ऐसे आ गई, अंदर घुस गया, हाथ सामान छोड़ गया अंदर, है ना, सीजर अंदर रह गई। ऐसे हो सकता है ना, बट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो आसपास और भी स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ, नर्सेज वगैरह, वो बाकी के टिश्यूज़ को ऐसे ओपन करके रखते हैं ताकि डॉक्टर अच्छे से ऑपरेट कर पाए, जो ऑपरेशन कर रहा है वो कर ले। तो वैसे ही डीएनए को खोल के रखना है, तो खोल के रखना है, उसे जुड़ने नहीं देना है। तो जो जुड़ने नहीं देगा वो प्रोटीन कौन सा है? वो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और इसी प्रोटीन का दूसरा नाम है हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये डीएनए को रिकॉइल होने से, यानी फिर से जुड़कर पहले जैसा बनने से रोकता है। क्या ये बात समझ में आती है?
कितना कुछ होता है यार, कोई सा नहीं लिखना क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों ही नहीं है। अभी देखो मुझे ये कराने दो, क्योंकि मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक बार प्री बोर्ड में आ गया था क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से, आरएनए प्राइमेज, जबकि एनसीईआरटी में आरएनए प्राइमेज नहीं है। एज अ प्रिकॉशन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं है कंटेंट, हल्का सा है। देखो क्या है, कुछ नहीं पढ़ा हमने क्या पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है, एक डीएनए से 2 बनाने का। फिर हमने पढ़ा कि वो शुरू होता है जिस पॉइंट से, उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के सर्कुलर डीएनए में, कैसे डीएनए में एक ही होता है, और यूकैरियोट के लीनियर डीएनए में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि जब डीएनए खुलता है तो ऐसे वाई जैसा, मतलब उल्टे वाई जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, जिसमें पेरेंटल स्ट्रैंड काम करता है किसका, टेम्पलेट का, इंफॉर्मेशन देता है बच्चों, किसको गाइड करता है, एंजाइम को जो काम कर रही है। क्या नाम है उसका, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज को बोलता है कि मेरे पास टी है तुम ए ले आओ, मेरे पास जी है तुम सी ले आओ, मतलब वो बताता है कि ये लेकर आओ, तो गाइड कर रहा है ना एंजाइम को, इसीलिए इसका नाम है टेम्पलेट्स। और इसके रिस्पेक्ट में जो बनता है पूरे डीएनए को क्या कहेंगे, आ रहा है समझ में। फिर मैंने आपको बताया कि लीनियर डीएनए में जिस जगह से रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है उसे क्या कहते हैं, ओराई पे जब डीएनए खुलता है तो एक आंख जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्या बोलते हैं। और डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कौन तोड़ती है, हेलिकेज। खर्चा जानते हो ना, खर्चा 2 एटीपी एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के। अभी जगह कैसे हो गई, अच्छा ठीक लग रहा है, पढ़ा जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, पता नहीं यार, रिस्क नहीं लेते ना। तो ब्रेक्स 2 ATP फॉर ब्रेकिंग 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का जो खर्चा है वो कितना है, 2 ATP। फिर आगे ये देखिए, ये रहा डीएनए हेलिक्स। अब इस डीएनए हेलिक्स को बीच में से ओपन किया, तो जहाँ से ओपन किया उस जगह आंख जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जिसको बोला आई ऑफ रेप्लिकेशन। और इसको खुला ही रहे, बंद ना हो, इसके लिए प्रोटीन होते हैं SSBP, सिंगल स्ट्रैंड। बेटा ये टेट्रामर की फॉर्म में होते हैं, किसकी फॉर्म में, 4 होते हैं एक साथ। इन्हीं को और क्या कहते हैं, HD प्रोटीन। हाँ, क्योंकि स्टेबलाइज होने का मतलब है ऐसा, स्टेबलाइज थोड़ी करना है, क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है। अब जैसे कोई मैकेनिक गाड़ी के नीचे काम कर रहा है, तो ऐसे में गाड़ी में बैठ के नाचना थोड़ी है, दब जाएगा वो इसलिए जैक लगा के गाड़ी को उठा देते हैं, होता है ना। या फिर सड़क पे कहीं पे काम चल रहा है, लोग सड़क बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैरिकेड लगाते हैं कि यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी, तो सड़क को स्टेबलाइज करते हैं, डीस्टेबलाइज करते हैं, काम चल रहा होता है वहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे भी अंदर कारीगर काम कर रहे हैं, अगर डीएनए जुड़ के पहले जैसा हो गया तो दब के मर जाएंगे अंदर। हालांकि मरेगा कोई नहीं, एक बात कह रहा हूं मैं कि उसको ओपन ही रखना है, डीएनए कॉइल ना हो जाए, इसीलिए प्रोटीन होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। आया समझ में। और हेलिकेज उधर भी बढ़ेगी इधर भी बढ़ेगी, कौन से बॉन्ड को तोड़ते हुए, आ रहा है समझ में। तो मैंने आपको कुछ चीजें नहीं बताई यहाँ पे, और मेन उसका तो नाम ही नहीं बताया जो डीएनए बना रही है, डीएनए पॉलीमरेज, वो कहाँ है, वो यहीं कहीं पे है, वो भी दिखानी पड़ेगी। और यहीं कहीं पे एंजाइम है जो डीएनए बनाती है, उसका नाम है यही जो ग्रीन कलर से दिख रही है आपको, ये है वो एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये वो एंजाइम है जो डीएनए बना रही है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आया समझ में। अभी के लिए इतना ही रखे, फिर बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।